हेलो एवरीवन। तो ये पार्ट इस तरह से स्टार्ट होता है कि ह्योनजिन के ऊपर दादाजी अटैक करने ही वाले थे, लेकिन फिर वो ठहर जाते हैं और उसके बाद खुद को एक्सप्लेन करने लगते हैं कि इस सब पर मेरा भी तो अधिकार बनता है। तो क्या हुआ, ये मेरे बेटे का घर है, ये उसका कमरा है, अगर मैं यहाँ से कुछ ले भी लूँ तो फैमिली को ही तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। पर ह्योनजिन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगती है कि यही है आपका असली रूप, आप यहाँ चोरी कर रहे थे और वूजू के लिए जो इंश्योरेंस बची हुई है उस पर भी अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें हिस्सा चाहिए तो तुम भी ले लो, वूजू भी ले लो, हम उसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और ह्योनजिन को बहुत डिस्गस्टिंग फील आने लगती है कि इतने स्वार्थी भी हो सकते हैं। वो इस टाइम पर अपने मरे हुए बेटे के कमरे से कुछ चुराए भी खड़े थे। वो वही चीज उसे वापस छीनने की कोशिश करती है कि यहाँ पर दादाजी को गुस्सा आ जाता है। वो उस पर अटैक कर देते हैं। इसी बीच वो घायल हो गई थी। एक और अटैक होने ही वाला था कि ताह्योंग घर में एंटर हो जाता है और वो ह्योनजिन की शील्ड बन जाता है और खुद को जख्मी करा लेता है, उसकी सुरक्षा करता है। और बस नेक्स्ट सीन में ताह्योंग अपने डैड को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा हुआ था उन्हें अरेस्ट कराने के लिए। उनका पुराना भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो उन्हें तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है और बताया जाता है कि उन्होंने फ्रॉड के बहुत सारे केसेस किए हैं। ऐसी हालत में आप लोग कैसे इन पर ट्रस्ट कर सकते हो। और ताह्योंग बस खुद शर्मिंदा ही फील हुए जा रहा था। उसे अपने से ज्यादा ह्योनजिन की फिक्र थी, क्योंकि इस सब में वो भी हर्ट हुई थी। ह्योनजिन अपने हाथ पर पट्टी करा रही थी, उसे थोड़ी सी चोट लगी थी और इसी वजह से आज उसे अर्जेंटली अपने ऑफिस से भी छुट्टी लेनी पड़ी थी। उधर ऑफिस में सब हैरान थे और यून सोंग भी सोचने लगता है कि अचानक से एक तो ह्योनजिन ने छुट्टी ले ली है और दूसरी तरफ ताह्योंग ने भी आज मीटिंग के लिए आना था, उसने भी इनकार कर दिया है। कोई तो ऐसी बात है जो कि दोनों ही छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर ताह्योंग को आज पुलिस स्टेशन में अपने भाई का एक फ्रेंड भी मिलता है, जो कि खुद से उसको इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि मैं तुम्हारे भाई के फ्यूनरल पर भी आया था, तो मैं कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ जो शायद तुम्हारे भाई ने तुमसे छुपाई हुई थी। काफी ऐसा सोचता रहा कि तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, लेकिन अब हिम्मत जुटाकर तुम्हारे सामने आकर बैठा हुआ हूँ। और बस जब वो फ्रेंड सारी स्टोरी सुनाता है तो पता चलता है कि एक्चुअली ताह्योंग के भाई ने उसे इस वजह से अबंडन नहीं किया था कि वो एक बोझ था, बल्कि इस वजह से किया था कि उसकी सुरक्षा कर रहा था अपने डैड से। उसका डैड अक्सर ही लोगों से फ्रॉड करता था और उसके बाद घर आकर बच्चों के साथ मारपीट किया करता था। उसका भाई बड़ा था, हमेशा अपने छोटे भाई को बचाते बचाते वो खुद के ऊपर चोटें खा बैठता था। उसने काफी दफा पुलिस रिपोर्ट भी कराई, लेकिन छोटी मोटी चोटों के पीछे पुलिस वाले उसे ज्यादा दिन नहीं रोकते थे। जब भी वो छूट कर आता था तो उन्हें और ज्यादा मारा करता था। लेकिन ताह्योंग तब छोटा था, उसे इतनी पुरानी यादें अच्छे से याद नहीं थी। डैड गुस्सा तो करते थे, लेकिन उसका भाई हमेशा उसे कमरे में बंद कर दिया करता था और उसके हिस्से की मार खुद ही खा बैठता था। और बस अपने भाई को बचाते बचाते उसने ऑर्फनेज उसे छोड़ दिया था। उसके बाद ही डैड को रिपोर्ट किया था। उसने डैड के बहुत सारे क्राइम्स की एक छोटे होते हुए फाइल बना ली थी और ऑफ कोर्स ये एक छोटे से बच्चे की तरफ से फाइल थी, तो उसके डैड ज्यादा तो पकड़े नहीं गए थे। लेकिन जब वो वापस आते थे तो पहले से भी ज्यादा उसके भाई को मारा करते थे। एक दो दफा उसने वापस आकर ऑर्फनेज में ताह्योंग को देखा था। वो बच्चों के साथ एक सेफ जिंदगी गुजार रहा था और खुद उसके भाई की हालत जख्मी थी, लंगड़ा कर चल रहा था और उसके शरीर पर चोटों के निशान उन फाइल्स में भी थे जो कि उसके फ्रेंड ने अभी दिखाई थी। ये सब देखकर ताह्योंग को फील होता है कि उसका भाई गलत नहीं था। इवन कि जब वो बड़े हो गए थे तब भी उसे लगता था कि उसके डैड छोटे मोटे क्राइम्स के बाद दोबारा से वापस आ जाते हैं और ये आते हैं और उसकी जिंदगी पर एक परछाई डालकर चले जाते हैं। वो नहीं चाहता था कि कभी भी वो ताह्योंग को परेशान करे। कभी आकर पैसे मांगते थे तो कभी ब्लैकमेल करने लगते थे। अब जब ताह्योंग ये सारा कुछ देखता है, उसका भाई भी तब इतना बड़ा नहीं था, खुद सारी चोटें खाता था, उसे बचा लेता था, तो उसे एहसास होता है कि मैं गलत था। वाकई भाई की अपनी रीजंस थी इस सब कामों के पीछे और उसने मुझे एक शांति से भरी हुई लाइफ दी। अगर फैमिली में रखता तो वो सिर्फ वायोलेंस ही सहता। उसके भाई ने सारा कुछ अकेले ही बर्दाश्त किया। आज वो पहली दफा अपने भाई के कमरे में भी जाता है। वहाँ पर बहुत सारी चीजें बिखरी हुई थी और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका भाई उसे हमेशा अपने दिल से बहुत करीब रखता था। उसकी हर फोटो उसने अपने एल्बम में लगाई हुई थी और इसके साथ साथ जब वो बड़ा हो गया था, एक फोटोग्राफर बन गया था, तो उसकी हर अचीवमेंट उसने सजा कर अपने एल्बम में रखी हुई थी। अब ह्योनजिन जैसे ही घर वापस लौटती है तो वो ताह्योंग से बात करना चाहती थी, लेकिन ताह्योंग को देखकर लग रहा था कि वो उससे बहुत शर्मिंदा है, इतना शर्मिंदा कि उससे नजरें भी नहीं मिला सक रहा था। वो उससे थोड़ी सी बात करता है और उसके बाद घर से बाहर चला जाता है कि मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। एक तरफ तो उसे ये गिल्ट था कि उसकी वजह से ह्योनजिन जख्मी हुई है, जबकि दूसरी तरफ उसे ये भी गिल्ट था कि वो इतना अरसा अपने भाई को गलत समझता रहा और अब जब उसे सब कुछ समझ आई तो उसका भाई इस दुनिया में ही नहीं है।
और बस वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है अपने एक फ्रेंड के साथ बैठकर, जिसे वो अपनी हर दिल की बात कह सकता था। और वो इतना शर्मिंदा इस वजह से भी था कि वो चोरी छुपे अपने भाई की शादी पर भी गया था, और वेडिंग के दिन जब उसे दूल्हा बने हुए देखा था तो उसने उसके लिए बेस्ट विशेस नहीं बल्कि बुरी विशेस दी थी कि कभी खुश ना रहे। और अब वो इतना शर्मिंदा हो रहा था, पर सॉरी या माफी कोई ऐसे शब्द कहने का मौका ही नहीं मिला था। अब इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ताएह्योंग अपने आप को ज्यादातर काम में बिजी ही रखता था। वो 2-3 दिन का काम भी एक दिन में निपटाने की कोशिश करता था, और एमिचू का हस्बैंड हैरान था कि इतनी जल्दी काम सीख गया है, अब मुझे एमिचू को जल्द छोड़कर जाना पड़ेगा, ये बहाना भी खत्म होने वाला है। उधर ह्योंजिन के ऑफिस में आज सेलिब्रेशंस चल रही थी, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस आ चुका था, वो वाकई वहाँ पर परमानेंट हो गई थी। और यहाँ पर जब सब लोग केक खा रहे होते तो वो नोटिस करते कि ये केक ह्योंजिन को बहुत पसंद आया है। वो बताती है कि ये हमेशा से मेरा फेवरेट है। तो वो सोचने लगते हैं कि यून सेओंग ने हमें लाइन में खड़ा करके इसी बेकरी से केक क्यों मंगवाया था, ये दोनों हैं भी एक कॉलेज से, ये सब क्या चल रहा है। और बस इन्हीं बातों के बीच में ह्योंजिन के हाथ पर एक कोलीग का हाथ लग जाता है और वो बेचारी दर्द से तड़प उठती है। यहीं पर यून सेओंग को मालूम पड़ता है कि उसके हाथ पर चोट लगी हुई थी और वो फुल स्लीव्स पहनकर काफी दिन से उसे कवर करने की कोशिश कर रही थी। अब ह्योंजिन अपनी बेस्टी के पास बैठी हुई थी। वो उससे कहने लगती है कि आजकल ताएह्योंग खोया खोया रहता है, घर भी लेट आता है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता, लगता है कि वो शर्मिंदा है। और उसकी बेस्टी कहने लगती है कि तुम लोग एक फैमिली की तरह से मिलकर वूजू की केयर कर रहे हो, अब जब वो मुश्किल समय में शर्मिंदा है तो तुम आगे बढ़ो, खुलकर उससे बात करने की कोशिश करो। अब उसके बाद यून सेओंग अप्रोच करता है उसकी बेस्टी को और उससे पूछने लगता है कि उसके हाथ पर चोट लगी है। उसने मुझसे तो झूठ बोल दिया है कि एक फैमिली मैटर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो वो उसे कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर इन दी एंड बता ही देती है। और जब ह्योंजिन के सारे नेबर्स भी इस इंसिडेंट के बारे में सुनते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि उस आदमी ने कितना अच्छा कवच पहना हुआ था, हम तो उसकी रियलिटी को पहचान ही नहीं सके। और उन सारे लोगों को ताएह्योंग पर भी बहुत दया आ रही थी। थोड़े दिनों से वो बहुत खोया खोया था, उसने बहुत सारा वेट लॉस भी किया था। उसे देखकर ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसके डैड की तरफ से दिया हुआ धोखा अंदर ही अंदर उसे खोखला करता जा रहा है। आज ह्योंजिन ने डिनर भी बनाया हुआ था। वो ताएह्योंग को बिठाती है और कहती है कि हम दोनों इकट्ठे खाना खाएंगे और कुछ दिल की बातें भी करेंगे। वो उससे कहने लगती है कि हम दोनों फैमिली ही है ना, हम मिलकर वूजू की केयर करते हैं, तुम अपने दिल की हर बात मेरे सामने खुलकर कह सकते हो। लेकिन ताएह्योंग फिर भी रिलक्टेंट ही रहता है। उसे देखकर लग रहा था कि वो इतना शर्मिंदा है कि ह्योंजिन की आंखों में आंखें डालकर देख भी नहीं सकता। और फिर छुट्टी वाले दिन भी वो घर से गायब ही रहता है। ह्योंजिन अकेले ही बेचारे वूजू को देख रही थी। वूजू भी अपने अंकल को बहुत मिस कर रहा था। और इतने में वहाँ यून सेओंग पहुंच जाता है। वो आता है वूजू की केयर करने में ह्योंजिन की हेल्प करता है। और यून सेओंग की शेफ वाली स्किल्स जब वो अपनी आंखों के सामने लाइव देखती है तो ह्योंजिन हैरान ही रह जाती है। और फिर उसके बाद वो मिलकर वूजू से बहुत सारा खेलते हैं, पार्क में ले जाकर उसे एंजॉय भी कराते हैं। और फिर इन दी एंड आज यून सेओंग अपना वो सच बताता है जो ह्योंजिन को उसने कभी पहले नहीं बताया था। वो एक ऑर्फनेज से था और वहाँ पर यंगर सिबलिंग्स का ख्याल रखना उसी की ड्यूटी हुआ करती थी, और इसीलिए वो बेबी सिटिंग इतनी अच्छी कर सकता है। और फिर उसके बाद एक रिच और केयरिंग फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। अब वो उनका ओनली सन था। उसके बाद उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया था। यून सेओंग यहाँ पर आने से पहले ताएह्योंग से मिला था और उसने उसे यही बोला था कि तुम्हारी वजह से ह्योंजिन जख्मी हुई है, दूसरी दफा वो खतरे में पड़ी है, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम उसकी केयर कर रहे हो या फिर उस पर एक बर्डन बन रहे हो। अगर तुम उसके करीब रहे तो मुझे यही डर है कि वो खतरों में पड़ती रहेगी, अपने आप को उससे दूर कर लो। और शायद यही वो वजह है कि ताएह्योंग ने ह्योंजिन से तब क्लियर अप करने की कोई कोशिश नहीं की थी जब ह्योंजिन उसके लिए डिनर बनाकर बैठी हुई थी। अब इसके बाद वो जेल में जाता अपने डैड से मिलने के लिए, उन्हें डराता धमकाता और एक क्लियर वार्निंग दे देता है कि यहाँ से निकलने के बाद भी मुझे अपना फेस ना दिखाना, और अगर मैंने सुना भी सही कि आप ह्योंजिन या वूजू के करीब गए हैं तो मैं आपको मार डालूंगा। और उसके डैड वो तो अभी तक पहले के जैसे ही थे। ये सुनकर कहने लगते हैं कि कैसा जमाना आ गया, ये बाप को ऐसी बातें कर रहा है। और फिर इसके बाद ताएह्योंग अपने भाई के पास जाता है। उसके मेमोरियल के सामने खड़ा होकर वो यही कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी इतनी केयर की है कि मेरे पास शब्दों में कहने को कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। और बस इसी के बाद उसने फैसला किया था कि वो ह्योंजिन और वूजू की जिंदगी से चला जाएगा, क्योंकि यून सेओंग ने उसे ब्रेन वॉश कर दिया था कि वो ह्योंजिन और वूजू के लिए हेल्प की बजाय खतरा है। वो अब खुद को उनकी लाइफ से दूर करना चाहता था। वो कहता है कि आज मैं यहाँ से मूव आउट कर रहा हूँ, मैंने 1 महीना रहने का कहा था लेकिन ज्यादा अरसा रह लिया। ह्योंजिन तड़पती है, उससे कहती है कि हम तो फैमिली है ना, हमने तो मिलकर वूजू को बड़ा करना था।
लेकिन वो कहने लगता है कि काहे की फैमिली, तुम्हें पता है मेरी फैमिली क्या है? वो डैड जिसने मुझे पाला नहीं, ये बंधन कर दिया और उसके बाद आकर लूटने की कोशिश की, तुम लोगों को नुकसान पहुंचाया। ऐसी फैमिली की मिसाल मेरे सामने है, तो मैं कैसी फैमिली बन सकता हूँ? मैं भी तुम्हारे लिए खतरा हूँ और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। उसने जानबूझकर ह्योनजिन से कुछ हार्श वर्ड्स भी बोल दिए थे ताकि वो हर्ट हो जाए और मुड़कर उसकी तरफ ना देखे। अब घर जाता है, ये उसके सपनों का अपार्टमेंट था, लेकिन यहाँ पर जाकर उसे कोई खुशी नहीं मिल रही थी। सबसे ज्यादा तो उसे वुजू याद आ रहा था। आने से पहले उसने वुजू से अकेले में कहा था कि मैं तुम्हें बंधन नहीं कर रहा, मैं तुम्हें मिलने आया करूंगा और हम फन ट्रिप्स पर भी जाएंगे और मैं अक्सर तुमसे मिलने आया करूंगा। हम दोनों हमेशा के लिए फ्रेंड्स हैं और मैं तुम्हारा चाचू हूँ, ये भूलना ना। उधर हमें दिखाते हैं कि बीएस फूड कंपनी वाले एक फोटो शूट के लिए बहुत दूर एक पॉइंट पर जा रहे थे। रास्ते में बाकी दोनों कोलीग्स सो जाते हैं, तो यून से ह्योजिन को एक कैंडी देता है क्योंकि उसे नींद आ रही थी। ये खुद उसे खिला रहा था, तो ये सीन नींद में से जागे हुए कोलीग ने देख लिया था और बस वो हैरान ही रह जाता है और मानी मान उनका कपल बनाने लगता है। और ऑफ कोर्स ये फोटोशूट तो एमी चू की कंपनी ने करना था ना, तो यहाँ पर मेन फोटोग्राफर ताएह्योंग था। यहाँ पर वो इकट्ठे खड़े हुए यून सेओंग को और ह्योजिन को देखता है तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनके कोलीग्स भी बातें कर रहे थे कि ये दोनों एक कपल बन चुके, लगता है चोरी छुपे डेट कर रहे हैं। और वैसे भी यून सेओंग जैसा परफेक्ट मैन किस लड़की को नहीं चाहिए होगा। अब उन दोनों के बीच इतनी दीवार तो पड़ चुकी थी कि ताएह्योंग और ह्योजिन दोनों आपस में बात भी नहीं करते। फोटोशूट तो बहुत जबरदस्त चला गया था, लेकिन यहाँ पर एक मिसहैप हो जाता है। ह्योजिन जख्मी होने वाली थी कि दो लड़कियों से बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनमें से यून सेओंग पहले पहुंच जाता है, खुद चोट खाता है लेकिन ह्योजिन को बचा लेता है और उसके बाद ताएह्योंग को उसको हाथ भी नहीं लगाने देता और साइड पर ले जाता है। इस सब के बाद ताएह्योंग बहुत सैड हो जाता है। हर कोई कह रहा था कि यून सेओंग ने कितने अच्छे से उसकी केयर की है। ह्योजिन बहुत लकी है कि उसे ऐसा बॉयफ्रेंड मिला है। बस ताएह्योंग तो साइड पर हो जाता है और उसके बाद ताएह्योंग का कोलीग और यून सेओंग का कोलीग दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। एक दूसरे से कहते हैं कि नहीं, यून सेओंग से नहीं बल्कि ताएह्योंग से इसका कपल ज्यादा सूट करता है। और इन दी एंड मैनेजर दूसरे आदमी को इस बात पर हरा देता है कि तुम तो आज तक सिंगल रहे हो ना, मेरी तो शादी हो चुकी है। मेरी नजरें पहचान सकती हैं कि कौन एक बेस्ट कपल बन सकता है। अब थोड़े दिनों बाद हमें पता चलता है कि वुजू के डे केयर सेंटर पर एक छोटा सा इवेंट है और इसमें दोनों पेरेंट्स को बुलाया गया है। अब ऑफ कोर्स दूसरे पेरेंट के तौर पर तो वहां पर ताएह्योंग का ही नाम लिखा हुआ था। ह्योजिन सोचती है कि उसे इनवाइट करूं, लेकिन फिर गिव अप कर देती है। वो उसे कांटेक्ट बैक नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी यादें भी उसे हर्ट करती थी। अब जैसे ही वो उस इवेंट पर पहुंचती उसे तो लगा था कि छोटा सा है, लेकिन इनफैक्ट लोग वहां पर बहुत तैयारी से आ रहे थे और वुजू बेचारा खुद को अकेला अकेला सा फील कर रहा था। लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स तक पहुंचे हुए थे, बड़े बड़े बुके और फ्लैशी चीजें ली हुई थी बच्चों ने, लेकिन वो खड़ा हुआ था तो सिर्फ अपनी आंटी के साथ एक छोटा सा बुके लेकर। ह्योजिन को भी वुजू के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। एक दफा वुजू वहां से आगे को भाग जाता है, इनफैक्ट उससे कोई मिलने के लिए आया था और उसका ये इवेंट अटेंड करने के लिए और कोई नहीं बल्कि वो यून सेओंग था जो कि टाइमली पहुंच गया था। अब ये ऐसा क्रिटिकल मोमेंट है कि जब समझ नहीं आ रही कि ह्योजिन के साथ कपल किसका बनेगा, यून सेओंग का या फिर ताएह्योंग का, ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।